हेलो पीपल, व्हाट्स अप। सो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है बेस्ड ऑन एनालाइजिंग आवर वेरी ओन न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू। ओके, तो भाई लोग फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं कि 13 अगस्त को क्या क्या हुआ। 13, 14, 15 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर सेबी की जो चीफ है माधवी बुच, उनके ऊपर एलिगेशंस काफी सारे उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस है, उनकी काफी टाइम से इस चीज के ऊपर दे आर स्पारिंग मतलब वर्बल एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं। किस बात के ऊपर? यहां पर ऐसा कहना है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशंस जो लगाए गए थे सेबी के ऊपर, जो लगाए हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन माधवी बुच, जो रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी है, बेसिकली एनडीए है जिसमें मेजोरिटी बीजेपी है, वो रिजेक्ट कर रहे हैं द ऑपोजिशन डिमांड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब। ऑपोजिशन का कहना है कि भैया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का प्रोब मतलब इस मैटर में वो घुस के बैठ के रिसर्च करे, देखे, इन्वेस्टिगेट करे। ये रिजेक्ट कर रही है हमारी रूलिंग पार्टी। ठीक है, बीजेपी बोल रही है कि ये जो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है और ये सारी की सारी चीजें हैं ना, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी, इट्स अ वाइडर कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग हिंडनबर्ग रिसर्च एंड अ टूल किट गैंग। क्या करने के लिए? हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जब ऑपोजिशन ने ऐसा करने का ट्राई किया बट मार्केट क्रैश नहीं किया और लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आ गया कि दिस इज नथिंग बट अ होक्स और इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ क्रैश कराने का, नीचे लाने का ये एक जरिया था, तो धीरे धीरे करके चीजें नॉर्मल हो गई, ऐसे हमारी रूलिंग पार्टी का कहना है। ठीक है, क्रैश द स्टॉक मार्केट ऑन मंडे एंड क्रिएट इकोनॉमिक एनार्की इन द कंट्री, ये उनका एलिगेशन है। हाउएवर इन्वेस्टर्स हैड सीन थ्रू, जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको दिख गया कि ये भाई कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ नाटक है, पागल बनाया जा रहा है। हैड सीन थ्रू द प्लॉट एज द मार्केट्स रिमेन स्टेबल, ऐसा बोलना था हमारे पहले रह चुके यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का। ठीक है, Mr. Prasad said billionaire George Soros is an investor in Hindenburg and is known to be running propaganda against the government led by PM नरेंद्र मोदी। बहुत ही स्पेसिफिक एलिगेशन। जॉर्ज सोरोस करके एक बिलियनर है जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं हिंडनबर्ग में, मतलब काफी बड़े लेवल पे पावर एंजॉय करते हैं। उनने एक प्रोपेगेंडा चलाया है and that propaganda he is running against the Modi government. ठीक है, it is obvious that Hindenburg is in the same game. The pathological hatred of the Congress leadership against Prime Minister has developed into hatred against India itself. उनका ये कहना है कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी का या ऑपोजिशन पार्टी का जो नफरत है, हेट्रेड है टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, ये धीरे धीरे करके दिस इज टर्निंग टुवर्ड्स अ हेट अगेंस्ट इंडिया ओनली। आप इंडिया की ही इकोनॉमी क्रैश करने चले हो तो आप भाई देश का नुकसान कर रहे हो, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे आगे ये बोला जा रहा है, डज कांग्रेस वांट टू गो बैक टू द सेम एरा ऑफ कंट्रोल राज। ये वर्ड काफी ज्यादा बार यूज करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन टाइप की, उनके टाइम की गवर्नमेंट्स थी, उनको कंट्रोल राज के नाम से रेफर किया जाता है। जब इंडिया बहुत 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 सारी हार्डशिप्स को फेस कर रहा था, तभी हमको आजादी भी मिली थी। इट वाज पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने ओपन किया था। इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड हुआ करती थी, बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, कोई आके इंडिया में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ भी करना चाहते हैं, वो कुछ अलाउड नहीं था, बहुत कंट्रोल्ड और लिमिटेड वे में अलाउड था। इट वाज अ क्लोज्ड ऑफ इकोनॉमी। पीवी नरसिम्हा राव आने के बाद उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ही ओपनड इट टू द एंटायर वर्ल्ड। द टूल किट गैंग, उनको बोला जा रहा है, इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट इंडियाज प्रोग्रेस बट व्हाट हैज हैपेंड टू द कांग्रेस विच रूल्ड कंट्री 55 ईयर्स अगो। वो ये बोल रहा है, उनको पड़ी ही नहीं है कि भाई देश की तरक्की, देश की इकोनॉमी, उनको सिर्फ ये पड़ी है कि अभी रूलिंग पार्टी को जिस तरह से नीचे आना है, नीचे लेकर आना है। और ये 55 साल पहले जो कांग्रेस रूल करती थी देश को, उसको क्या हो गया? स्टेपिंग अप इट्स अटैक ऑन द मोदी गवर्नमेंट ओवर द लेटेस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कांग्रेस ने थ्रेटन किया, ऐसा धमकी दी है कि वो लॉन्च करेंगे नेशन वाइड प्रोटेस्ट इफ इट्स डिमांड फॉर अ जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो डिमांड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भैया हम पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर देंगे अगर हमारी डिमांड को कंसिडर नहीं किया जाता और एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए और उन्होंने ये बोला है कि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो प्रोब चल रहा है अगेंस्ट अदानी ग्रुप, इसको सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, या फिर एटलीस्ट
SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर किया जाए गिवन द लाइकलीहुड दैट सेबी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उनका ये कहना है कि भाई सेबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस समय, सेबी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, खुद के ही अगेंस्ट थोड़ी ना एविडेंस लेकर आएंगे, तो उनका ये कहना है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, या तो सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए या एक अलग से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, उनको ये पूरा का पूरा केस ट्रांसफर किया जाए ताकि अनबायस्ड तौर पे इन्वेस्टिगेशन होके कंक्लूजन या रिजल्ट्स हमारे सामने आ सके। इस समय ये बहुत बड़े लेवल पे स्पार चल रहा है बिटवीन आर रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगा रहे हैं कि भाई ये रूलिंग पार्टी का कहना है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, हिंडनबर्ग के थ्रू दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द इंडियन इकोनॉमी, और ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि भाई जो हमारी मेन रेगुलेटर बॉडी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप उनको इन्वेस्टिगेट करने बोलोगे तो ऑफकोर्स दे विल नॉट कम अप विथ ऐसे कोई भी चीज, दे विल नॉट रिवील एनीथिंग विच कैन इम्प्लीकेट देम ओनली, है ना, जो उनको ही कटघरे में ले आए। तो ये केस, एक तो उनने बोला है 2 डिमांड्स है, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए प्रोब करने के लिए, दूसरा सीबीआई को ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है कि सीबीआई को या फिर एसआईटी को ट्रांसफर किया जाए ये पूरा का पूरा केस। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, बहुत छोटी सी बात है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईआईटी मद्रास अगेन एनआईआरएफ की रैंकिंग निकलती है और उसमें यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज एक ओवरऑल रैंकिंग भी निकलती है जिसमें सारी ही यूनिवर्सिटीज होती है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड, और एक फील्ड वाइज रैंकिंग भी होती है। एनआईआरएफ की बहुत ज्यादा मानी हुई रैंकिंग है, वर्ल्ड वाइड इट इज कंसिडर्ड, उसकी रैंकिंग निकली हुई है। तो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास इज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर द 6th टाइम। 2019 से यही है, हर साल इनकी रिसर्च अगर आप देख लें, देयर रिसर्च ब्रांच, देन इट यू विल बी माइंड ब्लोन। बहुत सारी इनोवेटिव चीजें, बहुत सारे नए नए क्रिएशंस, इनोवेशंस अभी जो कंट्री में आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास से निकल के आ रहे हैं। तो एनीवे दे आर एट द टॉप, बट 2019 से एनआईआरएफ के रैंकिंग में भी 6th टाइम लगातार बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस ऑल फील्ड्स, मेडिकल सब मिला के उसमें आईआईटी मद्रास है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज ओवरऑल रैंकिंग बेस्ड ऑन पैरामीटर्स आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड इन एनआईआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। बहुत छोटी चीजें होती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग में जो हमारे ऑब्वियसली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज की थी, आईआईटी मद्रास ऑल्सो रिटेन द फर्स्ट पोजीशन इन इंजीनियरिंग फॉर द 9th टाइम। तो जैसे कि मैंने बोला फील्ड वाइज भी आते हैं और ओवरऑल भी आते हैं, तो ओवरऑल भी बेस्ट वाज आईआईटी मद्रास, तो ऑफ कोर्स फील्ड वाइज इंजीनियरिंग में 2016 से ही आईआईटी मद्रास टॉप पे बना हुआ है, अभी भी आईआईटी मद्रास ही टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है इज द टॉप इंस्टीट्यूशन अंडर बोथ यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च कैटेगरीज, ठीक है, रिटेनिंग बोथ पोजीशन सिंस 2016 एंड 2021। हमारे लिए ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज में अगर हम देखें तो टॉप पर आईआईटी मद्रास है और सेकंड नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु है, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज अगर हम देखें तो उसमें रिसर्च के केस में टॉप पे हमारी आईआईएससी बैंगलोर और सेकंड नंबर पे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, थर्ड नंबर पे जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। आपको सिर्फ टॉप 3 यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर एंड आईआईटी बॉम्बे। स्टेट यूनिवर्सिटीज में सबसे ऊपर अन्ना यूनिवर्सिटी, सेकंड पे जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड थर्ड पे हमारी ही सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है। Coming on to the next one. अच्छा, यहाँ पे छोटी सी बात हो रही है जिसमें बोला जा रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड इवन अगेंस्ट विमेन। औरतों के अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं अगर वो दे कंडक्ट some sort of penetrative sexual assault on a child, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। that nothing noting that the offense is not only restricted to men।
आप कई बार हमारे क्रिमिनल लॉज देखते हैं, उसमें खासतौर पे रेप वाला सेक्शन वो इस तरीके से वर्डेड होता है कि इट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू men doing such acts, बट दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे पॉक्सो एक्ट को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि उन्होंने बोला है इवन अ वुमन डूइंग सम काइंड ऑफ एक्ट जो इस तरीके का है अगेंस्ट अ चाइल्ड, वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट हर एज वेल. सो दिस सेक्शन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मेन. ठीक है, कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया एक प्ली सुनते हुए जिसमें अक्यूज्ड इन अ केस लॉज्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट. The accused had argued that since she was a woman, the offenses of penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault could not be made out against her. जो accused थी उनका ये बोलना था सिर्फ क्योंकि she is a woman और पॉक्सो एक्ट में women are not implicated, that's why she is safe. कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला कि पॉक्सो एक्ट इज अ जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर अ मैन और अ वुमन, you will be implicated all the same. And holds perpetrators regardless of their gender accountable for their acts. ठीक है, agreeing with it जो बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, बेंच ऑफ जस्टिस अनूप जयराम एंड उनका ये कहना था कि पॉक्सो एक्ट वाज इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अगेंस्ट मेन कर रहा है वुमेन कर रही है, मेन एम क्या है एक्ट का, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. ठीक है, तो जब मेन एम ही है ये और उसमें हम विमेन को इम्प्लीकेट ना करें तो देन एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वुड बी डिफीटेड. इसलिए उनने भी ऐसे ही इंटरप्रेट किया है कि पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल. ओके, अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. तुंगभद्रा रिवर जिसमें कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, काफी बड़े लेवल पे बाढ़ भी आई थी. इसके तुंगभद्रा रिवर के तट पर ही, बैंक्स पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बसी हुई है जिसका नाम है हम्पी. इसी के बारे में बात हो रही है. तुंगभद्रा रिपेयर्स ऑन वाटर डाइवर्टेड टू कैनल्स आफ्टर क्रेस्ट गेट ऑफ तुंगभद्रा डैम. ठीक है, नाम भी उसी के नाम पे है, डैम का नाम भी. तुंगभद्रा डैम वाज वॉश्ड अवे ऑन सैटरडे. कर्नाटका गवर्नमेंट, तो कहाँ पे है ये, कर्नाटका में, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई डैम की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये जो पानी है इसको कैनाल्स में डिवाइड करके गेट वेट जो भी वो वॉल ब्रेक हो रही है उसको रिपेयर किया जाएगा. ठीक है, डेप्यूटी सीएम जो है DK शिव कुमार, हु ऑल्सो होल्ड्स मेजर इरिगेशन पोर्टफोलियो, सेड द प्रपोज्ड कमिटी वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स विद इन अ मंथ. ये कमिटी पूरा देखेगी कि भैया क्या क्या दिक्कतें आ रही है और 1 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करने वाली है. अच्छा, बहुत छोटी सी न्यूज़ है ये कि केरला बैंक ने डिसाइड किया है वायनाड में जो बहुत बड़े लेवल पे लैंडस्लाइड आया है उसके बारे में अपडेट्स हम पढ़ते ही आ रहे हैं. उनके जो डिजास्टर के सर्वाइवर्स हैं उनके जो भी लोन्स हैं केरला बैंक में, दे आर गोइंग टू वेव इट ऑफ. मतलब अब उनको बैंक में लोन वापस नहीं भरना होगा, ब्याज इंटरेस्ट जो भी उनका जाता है दे वोंट हैव टू पे इट एनीमोर. पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, देयर एंटायर होम्स, एवरीथिंग दे ओन्ड. तो अब उसमें मतलब इंसान बेरली जिंदा बचा है, उसमें अब लोन कहाँ भरेगा, यही सोचते हुए केरला बैंक ने राइट ऑफ कर दिए हैं ये सारे के सारे वायनाड के डिजास्टर सर्वाइवर्स जो है उनके लोन्स. ओके, अच्छा, यहाँ पे हर दिन ही ऑलमोस्ट इस चीज पे अपडेट आने वाला है. ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उनने 7 दिन दिए हैं पुलिस को कि भाई ये जो डॉक्टर का बहुत बड़ा मर्डर केस वहां पे अभी प्रोटेस्ट बहुत बड़े वाइड स्प्रेड लेवल पे चल रही है उसको क्रैक डाउन करने के लिए पुलिस हैज 7 डेज. बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट वहां स्टार्ट हुई है और कंटिन्यू भी हो रही है ओवर द रेप एंड मर्डर ऑफ डॉक्टर एट RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है. चीफ मिनिस्टर जो वहां की है ममता बनर्जी, उन्होंने ऐसा बोला है कि 7 दिन की डेडलाइन हम दे रहे हैं पुलिस को टू मेक प्रोग्रेस इन द केस, फेलिंग विच शी वुड हैंड इट टू CBI. 7 दिन के अंदर अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कुछ ठोस सबूत के साथ सामने नहीं आती है तो उस केस में ये केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू CBI.
उनका ये कहना था, आई वॉन्ट द पुलिस टू अरेस्ट कल्प्रिट्स एज सून एज पॉसिबल. इफ बाय संडे दे आर अनेबल टू क्रैक द केस, देन आई विल हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन टू CBI बिकॉज इनसाइडर्स मे बी इन्वॉल्व. चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया था आफ्टर जो विक्टिम थी उनकी फैमिली मेंबर से मिलके ही आई थी वो, who was found dead in a seminar room of the state-run hospital on Friday. Ms. Banerjee said that even the family members alleged the possibility of an outsider being involved. I am surprised as to how the incident occurred. नर्सेस वर देयर, सिक्योरिटी पर्सनल वर देयर. उनका कहना था कि भाई सब थे, नर्सेस, सिक्योरिटी पर्सनल, तो ये कैसे हो सकता है, तो कोई तो आउटसाइडर इन्वॉल्व है यहाँ पे, ऐसा उनका कहना है. उनने ये भी कहा कि दैट ऑल द पुलिस हु वर इन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक प्रिंसिपल, ऑल द पीपल जो अथॉरिटी के पोजीशन पे थे, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हो गए ऑफ द हॉस्पिटल, एंड जो भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज थे सिक्योरिटी के, उन सब को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से हटा दिया गया है एकदम तुरंत तत्काल बेसिस पर. इसके अलावा बेसिकली न्यूज यही है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रही है, और संडे तक अगर पुलिस कुछ ठोस सबूत लेके, पुख्ता चीज लेके सामने नहीं आती, तो मंडे को ही ये केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द CBI. ऐसा ऐसा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का कहना है. ओके अच्छा, ये हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मंडे को एक बेंच ने ऐसे बोला है कि भाई एग्जाम में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि भाई फ्रेश UGC नेट एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल की गई जो उन्हें रिजेक्ट कर दिया. उनका ये कहना है कि हम केओस एंड अनसर्टेनिटी एग्जाम में नहीं लाना चाहते, इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते. जो 9 लाख कैंडिडेट है जिनका ढंग से एग्जाम हुआ था, सिर्फ 47% के कारण उन सबका एग्जाम हम दाव पे नहीं लगाना चाहते. ठीक है, तो बेसिकली इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है. जो ये बोल रहे थे री एग्जाम सारे के सारे बच्चों का किया जाए. अच्छा, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हुआ था रिसेंटली, उसमें इंडिया ने बहुत बेहतरीन लेवल पे परफॉर्म किया है. मैथमेटिक्स ऑलवेज इंटरेस्टेड 18-year old आनंदा भादुरी नाम है. ग्रोइंग अप इन गुवाहाटी, ही स्पेंट हिज फॉर्मेटिव इयर्स लर्निंग टॉपिक्स नॉट जनरली कवर्ड इन स्कूल. Last year he drove into the expensive archives of mathematics problems on the internet, carefully curating hardest ones and solving them, sometimes in solitude, other times online meetings with his friends. When the result of International Mathematics Olympiad were declared, जुलाई में ही आए थे ये, Mr. Bhaduri was overjoyed when he found that he had won a gold medal. तो आपके लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भाई इस बार इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल किनको मिला है, बिकॉज ही इज एन इंडियन. ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे फाइनली जो हमने पिछले पेपर में पढ़ा था उसी का फॉलो अप है. फाइनली CBI हैज टेकन ओवर द प्रूफ, क्योंकि कैलकाटा हाईकोर्ट ने खुद ही, संडे का वेट भी नहीं किया गया, कैलकाटा हाईकोर्ट ने खुद ही जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ये ऑब्जर्व करते हुए कि पुलिस ने कुछ भी खास प्रोग्रेस नहीं किया है, ये देखते हुए कैलकाटा हाईकोर्ट ने ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये हैंड ओवर कर दिया CBI को. It accepts the fear of petitioners over delay in probe, says facts and circumstances of the case warranted appropriate orders without delay. इस तरीके के बहुत सीरियस केसेस में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हाथों से, एविडेंसेस और चीजें गायब होती जाती हैं, एंड जितना ज्यादा टाइम निकलता है उतना ही हाई चांसेस होता है कि जो कल्प्रिट्स हैं वो शायद ना पकड़े जाएं, वो कहीं फरार हो जाएं, कहीं इस तरीके से दे गो इनटू हाइडिंग दैट दे विल नॉट बी डिस्कवर्ड. तो जितना हॉट केस और जितने जल्दी एक्ट किया जा सकता है उतना बेटर होता है ऐसे केसेस में, इसलिए CBI को ट्रांसफर कर दिया गया. कैलकाटा हाईकोर्ट ने ट्यूसडे को ही ट्रांसफर किया है इन्वेस्टिगेशन जो ये रेप केस हुआ था इन RG कर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हियर टू CBI. जो डिवीजन बेंच थी चीफ जस्टिस
TS सिंगवनम एंड जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य, उन्होंने ये बोला था कि प्राइमा फेसाई मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, सामने देखने में जो समझ में आ रहा है, नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन, कुछ खास पुलिस निकाल के नहीं ला पाई है। फॉलोइंग द हाई कोर्ट ऑर्डर, सीबीआई ने फटाफट से टुक चार्ज ऑफ द केस एंड अ टीम ऑफ ऑफिसर्स अकम्पनीड बाय फोरेंसिक एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स विल अराइव ऑन कोलकाता ऑन वेडनेसडे। तो अभी तक वो पहुंच चुके होंगे। स्टेट पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड एनी अदर पर्सन who may be allegedly involved in the commission of the offense। उनका ये कहना है the place where the crime has been committed assumes extraordinary importance, that is it is not in government hospital, ऐसा डिवीजन बेंच का कहना है। कोर्ट ने ये भी बोला कि ये काफी वेल जस्टिफाइड है in making an observation that the administration was not with the victim or the family of the victim। कोर्ट ने ये भी नोट किया दैट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, वो ऐसा वारंट करते हैं, ऐसी मांग है उनकी कि भाई अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विदाउट फर्दर लॉस ऑफ टाइम एंड बिकॉज इवन आफ्टर अ लैप्स ऑफ 5 days देयर अपीयर्स टू बी नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। कोई उनको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होती नहीं दिखी, तो उनने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया खुद से ही। ओके Coming on to the next one. बिहार स्टैम्पीड, एक दिन पहले की बात है, बिहार में बहुत बड़े लेवल पर स्टैम्पीड हुई थी जिसमें अगेन पीपल हैव डाइड। इस केस में अ डे आफ्टर द स्टैम्पीड भगदड़ मच गई थी जिसमें लोग दब कुचल के मर जाते हैं। भगदड़ बोला जाता है उसको अगर लिटरल हम हिंदी में बोले तो अ डे आफ्टर स्टैम्पीड एट टेम्पल इन सेंट्रल बिहार मखदुमपुर, जगह का नाम है मखदुमपुर ब्लॉक, ये कहाँ पे है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, इन विच 7 persons डाइड एंड 16 others वर इंजर्ड। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने वहां के एक फूल बेचने वाले फ्लावर वेंडर को पकड़ा है जिसने, ऐसा माना जा रहा है, अलेज किया जा रहा है कि ही क्लैश्ड विद द ग्रुप ऑफ डिवोटी, वो भिड़ गया था लीडिंग टू द स्टैम्पीड जिसमें लोग घबरा कर भगदड़ मच गई थी। तो अभी तक एक फ्लावर वेंडर को अरेस्ट किया गया है फॉर कॉजिंग दिस स्टैम्पीड। नेक्स्ट, experts start Churalmala visit to assess safety. Nope. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर a 5-member expert committee which was led by John माथाई, फॉर्मर साइंटिस्ट, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी विजिट्स चालू की। कहाँ पे, चूरलमाला वायनाड, जहाँ पे लैंडस्लाइड आया था। अब क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स जाके पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे जो ये लैंडस्लाइड आया था इसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, मिस्टर मथाई सेड दो दे स्टार्टेड एक्सप्लोरेशंस एट द क्राउन ऑफ द लैंडस्लाइड, जहाँ पे सबसे टॉप पे था, एट पुच्चिरी मट्टम जगह का नाम है। दे कुड नॉट कंप्लीट द मिशन फॉलोइंग हैवी रेन, जो 2:30 बजे से चालू हो गई, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोर्सेस का ये कहना था कि दैट मोर देन 5 hectares ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑन द वेल्लरीमाला हिल्स ऑफ दिस माउंटेन कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिवास्टेटेड। 5 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन खराब हो चुकी है इस लैंडस्लाइड के कारण। वी जस्ट वेंट टू द एरिया एंड हैड अ लुक एट वेयर द मटेरियल्स हैड कम डाउन, जो पूरा लैंडस्लाइड होकर आया है। वाइडनिंग ऑफ दिस पुन्नपुजा रिव्यूलेट नाम है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चालिया रिवर। तो वो जब लैंडस्लाइड हुआ तो उसने रिवर को डिवाइड कर दिया, तो ये इससे वाइडन हो गई है ट्रिब्यूटरी, ज्यादा पानी एक जगह बहने लगा है। एंड बैंक इरोजन, बैंक इरोजन मतलब नदी जब बहती है तो उसके आसपास जो मिट्टी रहती है उसको धीरे धीरे साथ में लेके जाती है। बैंक इरोजन जनरली आसपास जब पेड़ पौधे रहते हैं तो उनकी जड़ें पकड़ के रखती हैं। बैंक इरोजन इज नॉट ए गुड थिंग, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो नदी बहा के लेके चले जा रही है। However,
वी वर नॉट परमिटेड टू स्टे देयर ओइंग टू हैवी रेनफॉल। तो धीरे धीरे करके ये दे आर गोइंग टू स्टडी एंड दे आर गोइंग टू कम अप विथ व्हाई सच अ ह्यूज ट्रेजेडी हैपेंड। ठीक है, coming on to the next one. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। मलेशियन पीएम एंड जापानीज मिनिस्टर्स दे आर फाइनली विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है अनवर इब्राहिम, ये न्यू दिल्ली आने वाले हैं नेक्स्ट वीक इन अ विजिट दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस। एक्सपेक्टेड है कि ये बेटर करेगा किन किन चीजों में, स्ट्रेटेजिक, ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इन तीनों चीजों में साथ में मिलकर हम काम करने वाले हैं। एंड बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स जो बांग्लादेश में क्या चल रहा है, गाजा इजराइल वॉर चल रहा है, ईरान की क्या कंडीशन है, इन सब के ऊपर बातचीत भी होने वाली है। क्योंकि भले ही वॉर वहां चल रहा है बट ये पूरे इनफैक्ट पूरे दुनिया को ये अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है, विद द पार्लियामेंट सेशन ओवर, विजिट इज वन ऑफ द अ नंबर ऑफ अपकमिंग डिप्लोमेटिक आउटरीचेस। न्यू दिल्ली सेट टू होस्ट इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग कहलाती है ये, विद फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। तो 2 मिनिस्टर्स वहां से आ रहे हैं, उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, हमारे भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर साथ में मिलके। तो 2+2 इंडिया और जापान भी होस्ट करने वाली है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल देन ट्रैवल टू पोलैंड एंड यूक्रेन। तो बहुत सारी इस तरीके की फॉरेन विजिट, दे आर ऑल्सो विजिटिंग, वी आर ऑल्सो गोइंग, वी आर ट्राइंग टू सेट अप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ठीक है, Mr. Ibrahim's visit to India from 19th August to 21st is his first since winning elections, जो 2022 में वो जीते थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद पहली इंडिया की विजिट है ये उनकी। His visit will also attempt to smooth over some of the irritants between previous Malaysian government and India। पहले मलेशिया और इंडिया का कुछ ऐसे बम्स आए थे बिटवीन आर रिलेशंस, तो उनका ये भी होप है कि जब वो विजिट करने आएंगे तो ये जो बम्स आए थे ये फाइनली स्मूथ ओवर हो जाएंगे। Mr. Ibrahim, seen as a moderate reformer, उनकी पार्टी, was in Delhi in 2019 as a member of previous government of महातीर मोहम्मद। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ रूलिंग पार्टी। जब उन्होंने उस टाइम पे भी उन्होंने बातचीत में बोला था कि भाई इंडिया और मलेशिया के टाइज रिलेशंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उन दोनों कंट्रीज के लिए उतना ही अच्छा होगा। मिस्टर मोहम्मद हैड हाउएवर रेज्ड मेनी इश्यूज विद इंडिया। जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वो जब आए थे तो बहुत सारे इश्यूज भी उन्होंने उठाए थे। पब्लिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मोदी गवर्नमेंट को, जो जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया था उससे रिलेटेड, एंड द क्रैकडाउन ऑन दोज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले की जो मलेशियन गवर्नमेंट थी काफी डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट की चीजों को, पॉलिसीज को, डिसीजंस को क्रिटिसाइज करती थी और पब्लिकली करती थी। तो कुछ खास अच्छे रिलेशंस हमारे उनके साथ थे नहीं। बट अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ही इज वेरी मच एन एलाय ऑफ इंडिया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ होप कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस बेटर ही होने वाले हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फार्मर्स की हेल्प करने वाली है चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए जड़ से। कॉटन और हाइब्रिड कॉटन सीड्स जो इंडिया के होते हैं वो बहुत ज़्यादा दे कंटिन्यू टू रिमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स लेबर डिपार्टमेंट लिस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर। यूएस में ऐसी एक लिस्ट होती है, ऐसे सारे के सारे गुड्स जो या तो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं चाइल्ड लेबर को यूज करके या फोर्स्ड चाइल्ड लेबर को यूज करके, उसकी लिस्ट में आती है इंडिया की कॉटन एंड हाइब्रिड कॉटन जो हम प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा CITI का कहना है। तो उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि भाई फार्म वर्कर्स जो हैं और छोटे एंड मीडियम फार्मर्स जो कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, कॉटन उगाते हैं, उनकी हेल्प करेंगे चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने में। जॉइंट प्रोजेक्ट दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। इसलिए प्रमोटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क, इसका एम क्या है कि भाई प्रमोट करना है इफेक्टिव रिकग्निशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। चाइल्ड लेबर एलिमिनेट करना है, अबॉलिश करना है फोर्स्ड लेबर को, एंड हर तरीके का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोशन
उसको हटाना है एंड प्रमोट करना है सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट अमंग कॉटन ग्रोइंग कम्युनिटीज इन इंडिया। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर। यहाँ पे काफी टाइम से जम्मू कश्मीर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के काफी सारे एरियाज में। तो इसी में एन आर्मी कैप्टन वाज किल्ड इन एन एंटी टेरर ऑपरेशन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ शिवगढ़ अकर रेंज ऑफ डोडा इन जम्मू वेंसडे को। अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, जो ऐसे बोला जा रहा है वहां जगह जगह पे छुप के बैठे हुए हैं, अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स वर इंसर्कल्ड एंड एंगेज्ड इन अ गन फाइट ऑन ट्यूसडे ट्रिगरिंग अ फियर्स एनकाउंटर। वहां पे दैट वाज वेयर ही लॉस्ट हिज लाइफ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक बार पिछले एक न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके थे, उसी का अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मना कर दिया है बेसिकली सारी की सारी जो प्लीज हैं बाय असेसीज इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती थी। ऑलरेडी जुलाई एंड में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, मेजॉरिटी जजमेंट, जो जिसने अपहोल्ड किया था कि भाई स्टेट का जो पावर है टैक्स लगाने का माइनिंग, माइंस, मिनरल राइट्स, इन सब के ऊपर, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उस जजमेंट को रोकने के लिए एक पिटिशन फाइल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मेजॉरिटी ऑन द 9 बेंच with the exception of Justice B.V. Nagaratna, who had originally given a dissenting opinion, held that prospective application of July 25 judgment would run a risk of invalidating many state laws. The power to levy tax मतलब taxes लगाना is an incidence of sovereignty. If we are to give a prospective application to the judgment, it would result in a situation where legislation enacted by states in pursuance of their plenary powers may conceivably be, मतलब बेसिकली अगर हम ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट के बने बनाए लॉज हैं जो कि इनवैलिडेट हो जाएंगे जजमेंट के कारण। ठीक है, हाउएवर बेंच का ये भी कहना था, बेंच ने इंट्रोड्यूस किया कंडीशनैलिटीज फॉर द रेट्रोस्पेक्टिव लिवाई ऑफ टैक्सेस बाय द स्टेट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जब जजमेंट आया उसके पहले के जो स्टेट टैक्सेस लगाता था उसके ऊपर काफी सारी कंडीशनैलिटीज भी निकाली हैं। अच्छा, हमने इसी का अपडेट है। बेसिकली कोलकाता में बहुत बड़े लेवल पे फाइट्स, प्रोटेस्ट चल रही है अगेन, जो डॉक्टर का रेप केस हुआ था उसके ऊपर सीबीआई ऑलरेडी प्रोब हैंडओवर कर चुका है, ले चुका है, और अभी फिलहाल इसके ऊपर सीबीआई का प्रोब जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इसलिए सीबीआई ने जो प्रोब है इट हैज टेकन ओवर फ्रॉम कोलकाता पुलिस। नेक्स्ट वन, अच्छा, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किए हैं, अभी अप्रूव किए हैं, दिए नहीं गए हैं, 4 कीर्ति चक्रास और 18 शौर्य चक्रास। तो 4 कीर्ति चक्रास, 3 ऑफ देम पॉस्थुमस। पॉस्थुमस मतलब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उनको दिया जाता है, तो इनमें से 3 पॉस्थुमस हैं, एंड 18 शौर्य चक्रास जो कि 4, जिसमें से 4 पॉस्थुमस हैं, आर अमंग द 103 गैलेंट्री अवार्ड्स जो अप्रूव किए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ये गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म्ड फोर्सेस को हमारी दी जाती हैं एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ये दिए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, कीर्ति चक्र वॉज ग्रांटेड टू मेजर, इन सबके नाम लिखे हुए हैं, किन किन को कौन कौन सा दिया गया है। आपके लिए जानना ये जरूरी है कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आर इफ समबडी एनी पर्सनल शोज ब्रेवरी करेज ड्यूरिंग पीस टाइम, मतलब वॉर टाइम नहीं चल रहा है, पीस टाइम पे इफ दे हैव शोन और डन एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री और ब्रेवरी, तब उनको कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए जाते हैं, इसलिए उनको पीस टाइम अवार्ड्स भी बोला जाता है। ओके, और इंडिपेंडेंस डे की शाम को, ईव को ये दिए जाएंगे। टोटल कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं? 103।
ओके पीपल, सो दैट इज ऑल फॉर द पास्ट 3 days. नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग ट्यूसडे, जहां हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं. So thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon on the upcoming Tuesday. This is Vishishta signing off.